नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सीटेट मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो हम लोग सीटेट के पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है, जो पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पेडोलॉजी के सेक्शन में जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं, वो आपके स्किल बेस पे आते हैं, या आप कह सकते हो कि कितना आपकी मेमोरी या कितना आपका दिमाग चलता है, उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उन सब कुछ चीज़ों को समझते हुए आज हम लोग सीटेट पेडोलॉजी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में सभी पेडोलॉजी के सेक्शंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स सीटेट पेडोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति। देखिए, प्रकृति मतलब होता है ना कि गणित होता कैसा है। जैसे आपसे पूछ लीजिए कि आपका नेचर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, तो वैसे ही गणित की प्रकृति क्या है, गणित क्या है, इस चीज को अगर हम समझ लें तो होता है वही गणित की प्रकृति। यहाँ पे फॉर्म लिखा है इंटीग्रेटेड। गणित क्या होती है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है काफी सारी चीजें इसमें समाहित होती हैं। ठीक है, यानी कि पहले कुछ धारणाएं थी, बाद में उनको सुधार करके कुछ नया बनाया गया। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी और जैसे जैसे लोगों को महसूस हुआ कि हाँ इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो धीरे 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 वो बढ़ता गया और पूरा समायोजन किया गया। तो लास्ट में पाया गया कि गणित की प्रकृति जो है क्या है? इंटीग्रेटेड है। जैसे पहला ये है कि गणित तार्किक होती है। देखिए, तार्किक का मतलब ये है गणित में जो भी चीजें होंगी उनके पीछे एक तर्क होगा। ऐसा नहीं कि कुछ हमने मान लिया वो हो गया। ठीक है, तो गणित के पीछे क्या होता है? तर्क होता है। गणित सोचने पे मजबूर करेगा आपको। गणित में आपका दिमाग लगेगा, आपका दिमाग एक्टिव होगा, दिमाग सोचेगा कि ये चीजें अच्छा हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक। तार्किक मतलब रीजनिंग। क्लियर? गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त कहने का मतलब ये है कि जैसे जिसकी आप जिसको कभी देखे ना हो, ना कभी जानते हो, ना सुने हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि अमूर्त। तो गणित की जो भी संकल्पनाएं हैं, जितनी भी संकल्पनाएं हैं, वो क्या है? अमूर्त है। क्लियर? गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की क्या होती है? अपनी भाषा होती है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब का नाम सुनते ही हम क्या समझते हैं? गणित। ठीक है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित की क्या है? अपनी एक भाषा है। उसमें अंक होता है, उसमें जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो गणित की खुद की एक भाषा है। जैसे जब भी आप किसी से बात करेंगे गणित के विषय में, तो जरूर किसी न किसी सूत्र के बारे में, किसी न किसी फॉर्मूले के बारे में, किसी न किसी धारणा के बारे में आप जरूर बात करेंगे। बगैर उसके गणित अपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि गणित की अपनी भाषा है, जिससे सूत्र व सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। क्लियर? गणितीय निगमनात्मक। ठीक है, यहाँ लिखा है, थोड़ा सा डिलीट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। निगमनात्मक। ठीक है, यानी कि निगमन पे आधारित ये विवेचन है, या गणित जो है निगमनात्मक तर्क पे आधारित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गणित में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर तर्क को समझा जाता है। ठीक है, बराबर आपको उदाहरण दे करके फिर उसके पीछे का कारण आपको बताया जाता है। ठीक है, तो किसकी बात हो जाती है? गणित के प्रकृति के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़े। गणित की जितनी भी संकल्पनाएं हमने पढ़ी थी अभी, वो सब श्रेणी में है। श्रेणी कहने का मतलब ये है एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप भिन्न सीख लेंगे या डायरेक्ट आप प्रतिशत सीख लेंगे। संकल्पनाओं को सीखने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले आप संख्याओं को सीखेंगे। संख्याओं को सीखने के बाद छोटी बड़ी संख्या सीखेंगे, आगे पीछे सीखेंगे, फिर पहाड़ा सीखेंगे, गिनती सीखेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर आप जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, और तत्पश्चात ल स म स, यानी कि एक क्रमबद्ध है, या आप कह सकते हो कि जितनी चीजें गणित में है वो सब क्रमिक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। ऐसा नहीं आप कोई डायरेक्ट सीख लेंगे। ठीक है, तो गणित की संकल्पनाएं कैसी हैं? श्रेणीबद्ध है, योजनाबद्ध है, ठीक है, तर्कबद्ध है। क्लियर? देखिए, गणित में स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, गणना, दिशा आदि का विज्ञान है। ठीक है, गणित क्या है? संख्या का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है, मात्रा का विज्ञान है, गणना का विज्ञान है, दिशा का विज्ञान है। और इस इन सब को समावित कर देंगे तो इन सब का सम्मिलित रूप से वो क्या है? विज्ञान है। ठीक है, गणित की बात करें तो हम अब देखिए, गणित ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है।
देखिए, सटीक और व्यवस्थित कहने का मतलब ये है कि अब जैसे गणित में जो भी बातें हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें सब कुछ आप थ्योरी बना दीजिए मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। गणित में जो चीजें हैं वो फिक्स हैं, परफेक्ट हैं और व्यवस्थित हैं। मतलब जो चीजें हैं अपनी जगह वो अपनी जगह पर ही रहेंगी, ठीक है, कुछ भी चीज उसमें बदलेगा नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न की बात करें तो आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछता, वो घुमा फिरा के पूछेगा। अब आपको आपकी स्किल वहां कितनी काम कर रही है, यही यही तर्क की बात होती है। जितनी आपकी स्किल काम करेगी उतना ही आप अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे हम चर्चा करें तो आगे हमारा आता है फैन हीले ज्यामितीय स्तर के चिंतन। देखिए, ज्यामिति को यानी कि गणित की जो शाखा है ज्यामिति, ज्योमेट्री, उसको समझने के लिए एक महान गणितज्ञ हैं वैन हीले। इन्होंने अपने कुछ नियम दिए थे। उन्हीं नियम के आधार पे या उन्हीं नियम को देखते हुए हम सीखेंगे कि ज्यामिति को हम कैसे समझते हैं और ज्यामिति को हम कैसे पढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए हम देख लेते हैं वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के सिद्धांत। और देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, वैन हीले का जो ये सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। हर बार एक दो प्रश्न आपसे पूछता रहता है। चलिए देखते हैं वैन हीले का सिद्धांत। देखिए, देखिए सबसे पहले क्या है, वैन हीले ज्यामितीय स्तर के चिंतन। इन्होंने ज्यामिति के 5 स्तर दिए थे। अब पांचों स्तर को आप देख लीजिए। पहले पहले इनका है लेवल 0, फिर है लेवल 1, फिर है लेवल 2, ऐसे ही अभी आएगा लेवल 3 और लेवल 4। तो आप तो कहेंगे 4 ही हुआ, अब 5 कैसे कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 के पहले लेवल 0 है, तो कुल मिला के कितने इनके स्तर थे? 5 थे, ठीक है। लेकिन नाम की बात आएगी तो 0 1 2 3 4। क्लियर हुआ? अब हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं और एक एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, बात को समझिएगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सारी चीजों को कवर कर देंगे। अब हम समझिए। देखिए, जैसे अगर कोई चीज हो जाए, कोई चीज समझनी हो या कोई चीज देखनी हो, तो बच्चे के सामने आप रख दीजिए। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा आप खुद बताइए। तो आप देखेंगे अगर आपने बच्चे को लेबोरेटरी में छोड़ दिया या बच्चे को गणित किट दे दिया, तो बच्चा देखेगा, उन सब चीज़ों को समझेगा। समझने के बाद में कुछ अपना दिमाग लगाएगा, कुछ उसमें लुढ़काएगा, कुछ पैर से फेंकेगा, कुछ बगल में कर देगा, कुछ अपने जेब में चुरा लेगा उसको जो पसंद आएगी। कहने का अर्थ ये है, सबसे पहले चित्र या बच्चा सबसे पहले चित्र के हिसाब से समझता है। कभी उसने देखा होगा घर में या कहीं भी देखा होगा, तो उस हिसाब से सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा क्या करता है भाई? विजुअलाइजेशन, यानी कि चक्षुषीकरण। चक्षुषीकरण का कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चे को आपको बताऊंगा, बेटा देखो ये क्या है बेटा, ये त्रिभुज है। हो सकता हो त्रिभुज ना समझने पाए। आपने कहा बेटा ये वृत्त है, हो सकता हो ना समझ पाए। लेकिन जैसे ही कहेंगे बेटा इसके जैसा कुछ देखे हो घर में, वो फटाक से दिमाग लगाएगा, हमने क्या देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, तब बताएगा हाँ सर देखे हैं। क्या देखे हो? सर रोटी देखे हैं। अच्छा अच्छा रोटी, और? तो तड़ातड़ वो सब चीजों को बताने लगेगा कि उसने क्या क्या चीजें देखी हैं ऐसी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, पहला स्तर वैन हीले ने बताया, ज्योमेट्री सीखने के लिए, ज्योमेट्री सीखने के लिए या रेखा गणित को समझने के लिए सबसे पहले बच्चा विजुअलाइजेशन करता है। विजुअलाइजेशन मतलब चीजों को देख करके वो समझता है, ठीक है। देख करके क्या करता है? समझता है, ठीक है। पहला इनका स्तर ये हो गया। अब देखिए दूसरा स्तर, दूसरा इनका है विश्लेषण का। देखिए दूसरा विषय है क्या? विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। अब विश्लेषण क्या होता है? पढ़िए। इसमें बच्चा गुणों के आधार पर विभाजित करता है, यही हमने आपको बताया। जैसे अब बच्चा जब जान जाएगा कि ये रोटी जैसा है, ये इसके जैसा है, तो वो जितनी गोल चीजें होंगी एक तरफ कर देगा, जितनी त्रिभुज वाली होंगी एक तरफ कर देगा, जितना चरकोना वाला होगा एक तरफ कर देगा। यानी कि बच्चा चीजों को अपनी समझ के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से अलग अलग करने लगता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विश्लेषण, यानी कि बच्चा लेवल 1 पे आ चुका है। पहला 0 लेवल था कि बच्चा केवल चित्रों को देखकर ही समझ पाता है। दूसरा लेवल ये हो गया कि बच्चा चित्रों को देख के समझ तो रहा ही है, साथ ही साथ चीजों को छांटने भी लगा, ठीक है। तो आपसे गणित में पूछेगा कि जब कोई बच्चा गुणों के आधार पे या ज्यामिति के आधार पे बच्चा
आकृतियों का विभाजन कर लेता है वो किस स्तर पे है, तो स्तर 1, ठीक है, लेवल 1 पे। जब बच्चा विश्लेषण करने लगेगा तो लेवल 1 पे है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं लेवल 2। देखिए लेवल 2 क्या करा है, बच्चा आकृतियों को संबंध बनाता है, उनकी सिमिलरिटी पर ध्यान देने लगता है। अब देखिए सिमिलरिटी मतलब क्या है, जैसे अब 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 आपने दिखा दिया बच्चे को चित्र, बच्चा ने अलग अलग भी कर लिया, आपने बच्चे को दिखाया बिस्किट, देखो बेटा ये क्या है, तो कहेगा ये बिस्किट है। अच्छा इसके जैसा कौन है जरा दिखाओ, तब वो निकालेगा, ठीक है, जो आप उसको दिए रहेंगे आकृति उनमें से निकाल के दिखाएगा। आप कहेंगे अच्छा तो बेटा ये बताओ ये छोटा वाला हमने इस छोटे वाले में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, कहेगा बड़ा बिस्किट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, बड़ा बिस्किट। यानी कि इसको कहते हैं रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब ये है कि बच्चा आकृतियों में संबंध बनाने लगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन, ठीक है। जब बच्चा जो भी चीजें आपने उसको बताई हैं, जो उसने अलग किया है, या मान लीजिए आपने उसको कहा बेटा देखो एक ये है, एक ये है, ठीक है, नहीं एक मान लीजिए ये है और बेटा एक ये है, बताओ इससे क्या बनेगा। तो जैसे ही वो इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेगा और जोड़ेगा तो बता देगा सर ये तो रोटी बन गई। कहेंगे नहीं नहीं रोटी नहीं, रोटी नहीं, जो आपने चीजों को अलग किया उसमें से तो वो आपको गोला निकाल के दिखा देगा, देखिए ये बना है। यानी कि बच्चा इन दोनों आकृतियों में संबंध को समझने लगा, उसको समझ हो गई कि इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा एक गोला मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यामितीय स्तर का या वेन हिले का ये तीसरा स्तर है जिसमें जिसको अनौपचारिक निगमन के नाम से जाना जाता है, तथा बच्चा आकृतियों में संबंध बनाने लगता है या रिलेशनशिप ढूंढने लगता है कि किस चित्र से क्या बन सकता है और किस चित्र से हमको क्या बनाना चाहिए। इसकी समझ जब बच्चे में विकसित हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा वेन हिले के लेवल 2 पर पहुंच चुका है। क्लियर। और ये स्तर जो है बच्चे के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, कहाँ तक, 1 से 5 तक के वर्ग के बच्चों के लिए है, ठीक है, लेवल 3 तक। अब बढ़ते, सॉरी, लेवल 2 तक। अब बढ़ते हैं लेवल 3। देखिए सबसे पहले लेवल 3 किन वर्ग के बच्चों के लिए है, 5 से 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए ये है औपचारिक या फॉर्मल या डिडक्शन। अब देखिए क्या लिखा है, इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कक्षा 5 पास कर जाएगा, तो बच्चा सोचने लगेगा कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। साथ ही साथ उसके फॉर्मूलों में वो रिलेशन ढूंढने लगेगा और फॉर्मूलों को प्राप्त करने के पश्चात वो अपनी आगे की चीजों को समझेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मल हो गया, औपचारिक मतलब फॉर्मल। इसमें क्या करेगा बच्चा, फॉर्मूला ढूंढने लगता है। क्लियर। लेवल 4 या आप कह सकते हो अंतिम, दृढ़ता या रिजिडिटी। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से चीजें बनाता है। अब बच्चा खुद से बनाएगा या आपसे पूछता है कि किस वेन हिले के अनुसार किस अवस्था में या किस स्तर पर पहुंचने के बाद बच्चा खुद से सवाल करने लगता है या ज्यामिति की समस्याओं को खुद से हल करने लगता है। तो खुद से कब हल करता है वो, लेवल 4 पे या दृढ़ता पे। क्लियर। पांचों सिद्धांतों को एक बार दोहरा लीजिए। पहला मतलब इनका जो पांचों लेवल है, इन्होंने बताया कि ज्यामिति सीखने के लिए बच्चा सबसे पहले बच्चा चित्रों को देख के सीखेगा। ये हो गया पहला यानी कि 0 लेवल। उसके बाद में जब बच्चा चीजों को देखेगा तो अपने मन से ही एक जैसी चीजों को अलग करने लगेगा, विश्लेषण, लेवल 2। जब दोनों को अलग कर लेगा, तीसरा वो संबंधित करने लगेगा कि अच्छा ये गोल है, इसके जैसा रोटी होता है, इसके साथ चौका होता है, इसके जैसा क्या होता है। तो संबंध जब बनाने लगेगा तो लेवल 2 यानी कि जो है आपका 0 1 2। अब लेवल 3 से बच्चा जो आकृतियां रहेंगी, जो फॉर्मूले रहेंगे गणितीय, उनको सीखने लगेगा और लेवल 4 से वो खुद से ही समस्याओं का समाधान करने लगेगा। तो वेन हिले के ये 5 सिद्धांत थे और लेवल की बात करेंगे तो 1 0 1 2 3 4। क्लियर, 4 सिद्धांत। चलिए अब गणित में कुछ तथ्य हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला लिखा है अभिगृहित। अभिगृहित क्या है, आपसे पूछता है कि ये अभिगृहित किया गया या सिद्धांत अभिगृहित है तो क्या। अभिगृहित मतलब होता है ऐसी धारणा जिसे
सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 + 10 = 20 ही होगा। अब बता चलते पहली बार कौन बताया था भैया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कौन बताया था पहली बार? तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको यथार्थ रूप से एकदम 100% सत्य माना गया है। तो इस चीज को कहते हैं अभिगृहित। अभिगृहित मतलब जिसको अपना लिया गया है बिना किसी प्रूफ के। क्लियर? तो अभिगृहित मतलब ऐसी चीजें जिसको हम बिना किसी प्रूफ के मान लिए हैं, और जो सदा सत्य रहने वाली चीजें हैं, या आप कह सकते हो कि जिसको हमने अपना लिया है जैसे लोग करते थे वैसे। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अनुमान। अनुमान की बात करें तो ऐसी धारणा जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। मतलब अब कोई धारणा आपके बीच में आ गई, आपने कहा नहीं नहीं ये ऐसे होगा, वो करने नहीं ऐसे होगा, तो उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे आप अगर आप पेपर सॉल्व आप इतने क्लास में पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा, कभी कोई अक्सर मैथमेटिक्स में कहता है कि प्रूव दिस, ठीक है, या बाय थ्योरम प्रूव दिस, तो आपको थ्योरम लगा करके, रूल लगा करके, जैसे मन तैसे करके उसको प्रूफ करना होता है। ठीक है। तो आप कैसे करते हो? आप अनुमान लगाते हो, यार हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, या ये होना चाहिए था, या ये हो रहा है, फिर उसके बाद में आप उसको प्रूफ करते हो। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? अनुमान। तीसरी बात है थ्योरम। थ्योरम यानी कि प्रमेय की। देखिए पहले में क्या था, जिसको हमने मान लिया था, दूसरा हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तीसरा प्रमेय। जब हम इसको प्रूफ कर देंगे ना, इस अनुमान को जब हम सत्य साबित कर देंगे तो वही प्रमेय हो जाता है। जैसे जब शुरू शुरू मान लीजिए, आपको शुरू शुरू में जब पाइथागोरस आए होंगे, जब उन्होंने बताया होगा कि भाई देखिए टेक्नोमेट्री में ये रूल है, तो लोग माने नहीं होंगे, कहेंगे हैं जबरदस्ती रूल है, नौटंकी कर रहा है, साबित करके दिखा। तो जब पाइथागोरस ने ये प्रूफ कर दिया कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तब लोगों ने मान लिया, और उसको ही क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहा जाता है भैया? पाइथागोरस थ्योरम। तो जब कोई धारणा प्रूफ हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? प्रमेय बन जाती है, या क्या बन जाती है? थ्योरम बन जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे है, यानी कि भिन्नात्मक जो सवाल हैं उसको हल करने के लिए ब्रिटिश निवासी थे मैथमेटिक्स के परिपेक्ष में, जिनका नाम है पामेला लीबेक थ्योरी। ठीक है, पामेला लाइबेक कह लीजिए या लीबेक थ्योरी थी, जिन्होंने बताया भिन्नात्मक सवालों को सॉल्व करने के लिए इन्होंने अपना नियम दिया, अपना रूल दिया। अब हम उसको समझते हैं, क्या नियम था, क्या रूल था। ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि किसी भी चीज को, किसी भी भिन्नात्मक सवाल को सॉल्व करने के लिए, या भिन्नात्मक चीज को या गणित की भाषा को, गणित को सीखने के लिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए पहले उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अगर बच्चे को जो तथ्य आप बताना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो, अगर आप भिन्न के सवाल सिखाना चाहते हो तो बच्चे को जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, यानी कि उसके पास थोड़ा बहुत अपना अनुभव रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? अनुभव। बच्चे के पास अनुभव रहना चाहिए। ठीक है, पूर्व ज्ञान का। फिर उन्होंने बताया कि बच्चे को जो भी चीज आपको बतानी है उसको उसकी मातृभाषा में ही बताइए। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो हिंदी में। ठीक है, उसको मातृभाषा में बताइए। तीसरा, बेहतर होगा आप बच्चों को चित्र के माध्यम से बताएं, और चौथा सिंबल के माध्यम से। ठीक है, तो ELPS थ्योरी इन्होंने दी थी गणित को सिखाने के लिए। ELPS थ्योरी सबसे ज्यादा कारगर होती है। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ठीक है, बच्चे को एक्सपीरियंस सिखाइए, जो उसका एक्सपीरियंस हो उसके अनुसार पढ़ाइए। लैंग्वेज की बात करें तो भाषा कैसी होनी चाहिए उसको सिखाइए। लास्ट में आपका पिक्चर है, और अंतिम में शब्द का है आपका सिंबल। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, ये 4 तरीके हैं आपको गणित सिखाने के। किसने दिए थे? पामेला लाइबेक ने, भिन्नात्मक सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टर्म है सममिति। अब ये सममिति क्या है इसको समझते हैं। देखिए किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये रोटी है, इसको अगर हमने बीचों बीच बांट दिया तो जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसको हमने ऐसा बांट दिया तो ऐसे होगा जैसे ये होगा। यानी किसी आकृति को एकदम बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो पहला भाग दूसरे भाग का, दूसरा भाग पहले भाग का सममिति होगा। ठीक है,
सममिति यानी कि सिमेट्री होगा। क्या होगा? सिमेट्री। सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं, इसको आप देख सकते हो। देखिए विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो पूरा गोला है इसको दो भागों में बांटा है हमने। ये आयत है, ये आपका हार्ट है और ये आपका पंचभुज है। तो सभी को अगर बीचों बीच से बांट दिया जाएगा तो इधर वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा एक जैसे लगेंगे, इधर वाला एक जैसे, इधर वाला एक जैसे। और जरूरी नहीं है कि दो ही हिस्से, चार हिस्से भी कर सकते हो आप। जैसे इसका हमने मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया तो चारों के चारों हिस्से क्या होंगे? सममिति होंगे। क्या होंगे? सममिति, या एक दूसरे के सिमेट्री होंगे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से जो हमारा है गणित सीखने के या बच्चों को गणित सिखाने के लिए कक्षा जो प्राथमिक बच्चे हैं या 6 से 8 तक के बच्चे हैं, गणित सिखाने के लिए किन किन तकनीकी का प्रयोग हम कर सकते हैं या कैसे उन्हें सिखा सकते हैं, जो हमारी पेडोलॉजी में जो एनसीईआरटी किताबों में तरीके दिए हैं, हम उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला, चौपड़। चौपड़ के माध्यम से हम 2D एवं 3D आकृति बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग, आयत, घन, घनाभ, इनके विषय में हम बच्चों को चौपड़ के माध्यम से सिखा सकते हैं। अबेकस, देखिए अबेकस क्या होता है? देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है। अबेकस क्या होता है? एक डंडी होती है, उसमें ऐसे ऐसे गुड़िया, ठीक है, प्लास्टिक ऐसे ऐसे गुड़िया या प्लास्टिक ऐसे ऐसे छोटी 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 मालाएं बनाई जाती हैं ताकि बच्चा गिन के बता दे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। ठीक है, तो अबेकस के माध्यम से बच्चा क्या सीखता है? बच्चे बेसिक काउंटिंग यानी कि गिनना सीखते हैं। गिनने के साथ साथ देखिए किसमें कम है किसमें ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक डंडी है, इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, एक डंडी में 2 ही है, तो बच्चा बताएगा ना सर इसमें ज्यादा है इसमें कम है, सर दोनों मिला देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि बच्चा अबेकस के माध्यम से संख्याएं तो सीखता ही सीखता है, संख्याओं के साथ साथ जोड़ भी सीखता है, घटाना भी सीखता है। क्लियर? और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्रयोग है, ये दृष्टि बाधित यानी कि अंधे जो बच्चे होते हैं या जो बच्चों को कम दिखाई पड़ता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण। जैसे आपको अगर अंधा बच्चा है वो भी हाथ से स्पर्श करके गिन लेगा कि कितनी गोलियां हैं या कितने इसमें गुड़िया है या इसमें कितने कंकड़ हैं। ठीक है, तो अबेकस के माध्यम से हम क्या सिखा सकते हैं? जोड़, घटाना, साथ ही साथ हम उसको संख्याओं के बारे में ज्ञान करा सकते हैं और इसके ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका है जियो बोर्ड। कील लगी पटरी पर छल्ला लगाकर 2D आकृति बनाई जाती है। जैसे मतलब ना इस पे, जैसे अब मान लीजिए ये पटरी है, ठीक है, इस पटरी पे हमने 4 खीला लगा दिए, 4 खीला। अब इस खीले पे मान लीजिए हमने कागज लगा दिए ये। अब जो भी बच्चा है उसको बताएंगे देखो ये आकृति जो है कैसी है, ये है आपकी आयत, या ऐसे ही हम बना देंगे वर्ग, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, कुछ भी बना देंगे। यानी कि जियो बोर्ड से हम कील लगी पटरी पर आकृति बना के बच्चे को आकृतियों का परिचय करा सकते हैं या आकृति उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, जियोजेब्रा। जियोजेब्रा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसमें मतलब 2D और 3D आकृति डेवलप करके बताई जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है। ग्राफ पेपर, इसमें दशमलव संख्याओं का ज्ञान देते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर की मदद से दशमलव संख्याओं का ज्ञान देते हैं, क्योंकि देखिए ग्राफ में ना ऐसे 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 बहुत सारे बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उससे हम बताएंगे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ऐसे करते 10, 10 पे मोटा वाला 1। ठीक है, तो ग्राफ पेपर की मदद से हम दशमलव संख्याओं को बता सकते हैं। डॉट पेपर, अब देखिए डॉट पेपर क्या है? ये ज्यामितीय आकार ये भी सिखाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, एक डॉट, बेटा इसको मिलाओ, तो बच्चा कैसे मिलाएगा? धड़ धड़ धड़। ठीक है सर, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, तो डॉट पेपर से हम क्या कर सकते हैं? आकृतियों को बता सकते हैं या सिखा सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है टैनग्राम। खेल के माध्यम से आकृतियां बताई जाती हैं, क्विज और गेम्स कराए जाते हैं टैनग्राम में। डाइंस ब्लॉक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान बताते हैं। ठीक है, यानी कि ये 7-8 प्रकार की चीजें हैं जिससे हम गणित के टूल किट समझ लीजिए या गणित सामग्रियां हैं जिसकी मदद से हम प्रारंभिक गणित या बेसिक गणित, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बच्चों को परिचय करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा टर्म है पैटर्न का। यहाँ देखिए सवाल खूब पूछता है एग्जाम में। अब पैटर्न कैसा भी पूछ लेगा, आप ध्यान दीजिए। अब पैटर्न का मतलब ये है, जैसे अच्छा पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है, फिर समझते हैं। देखिए
पैटर्न से मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, यह बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाती है, बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग पर सोचने पे मजबूर करती है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हमने कहा, देखो बेटे से बच्चे से कहा कि 1 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, यहाँ हमने खाली जगह छोड़ दिया 2 ठो। हमने कहा बताओ यहाँ क्या आएगा, तो बच्चा दिमाग लगाएगा, अच्छा यहाँ 1 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 4 है। तुरंत बताएगा सर यहाँ 5 लाइन आएगी, यहाँ 6 लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है, उसको गिनती पता है, उसने देख लिया कि हम हर बार पैटर्न में एक एक लाइन को बढ़ा रहे हैं, और वो पैटर्न समझ जाएगा और फट से सवाल को लगा देगा। ठीक है, अब देखिए आगे भी समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने कहा, देखो पहले हमने बताया, देखो 1, फिर हमने बनाया 2, फिर हमने बनाया 3, चलो अगला बनाओ। तो तुरंत बनाएगा वो, अच्छा पहली बार ये खींचे हैं, दूसरी बार ये खींचे हैं, दूसरी बार ये तीनों खींचे, चौथी बार वो पूरा कर देगा, पूरा ऐसे गोला बना देगा। ठीक है, वो कहेगा देखिए सर ये आकृति बन गई। यानी कि बच्चा, देखिए सोचिए आप, वो सोच भी रहा है कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं हमने ऐसे बनाया तो बच्चा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में है ना कि सर सीधी लाइन बनाए हैं तो हमें भी सीधी ही बनानी है। यानी कि बच्चे की मेंटल एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बच्चा जब नई नई चीजों को बनाएगा अपने खुद से तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लॉजिकल थिंकिंग आएगी कि सर सीधी लाइन खींचे हैं तो हमको भी सीधा लाइन ही खींचना है। ठीक है, बाकी ये 2D 3D फिगर है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। 2D मतलब जिसमें लंबाई इक्वल चौड़ाई हो, और 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 2D की बात करें तो वर्ग, आयत, वृत्त होता है। 3D की बात करें तो शंकु, बेलन, घन, घनाभ और गोला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज समझते हैं। देखिए अगला है एग्रीगेशन या समुच्चय एंड ऑगमेंटेशन या संवर्धन। अब समुच्चय और संवर्धन समझते हैं क्या होता है। देखिए छोटी सी बात को समझिएगा, हमने क्या कहा, देखिए बात को समझिएगा। देखिए हमने कहा यार 2 ईंट थी और 2 बॉल थी, कितनी, कुल कितनी वस्तुएं थी, कहेंगे आप 4। अच्छा, तो जब दो चीजों को हम जोड़ते हैं, जब दो चीजों को हम जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं समुच्चय। जब दो चीजों को जोड़ के एक साथ लिखते हैं क्या बोलते हैं, समुच्चय। और जब एक चीज को बढ़ाया जाता है और टोटल वैल्यू बढ़ जाए तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं संवर्धन। जैसे समझिएगा, 1 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिला दें तो पूरा दूध कितना हो जाएगा, 2 लीटर। देखिए देखने में लग रहा है कि दूध है, लेकिन उसमें पानी मिक्स है तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया संवर्धन। संवर्धन मतलब एक चीज को बढ़ाया जाए, एक चीज को बढ़ाया जाए। और समुच्चय मतलब कई चीजों को या दोनों चीज को जोड़ दिया जाए। ठीक है, जब दो चीजों को या दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया जाता है उसको कहते हैं समुच्चय। जैसे 2 शर्ट 2 पैंट, ठीक है, ये क्या हो गया, समुच्चय। लेकिन अगर बात करें संवर्धन की तो वही पेट्रोल डीजल, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर डीजल आपने मिक्स कर दिया तो हो जाएगा क्या, 2 लीटर ईंधन। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्या, संवर्धन। तो आपसे संवर्धन पूछे चाहे समुच्चय पूछे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे आपसे सवाल में दिएगा कि मान लीजिए 35 बच्चे कक्षा में हैं और 35 बालिका 35 बालक हैं तो टोटल 70 होंगे, तो ये किस बात को दर्शाता है, तो ये समुच्चय को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं गणित की मूलभूत संकल्पना पे, देखिए संरचना पे, सॉरी, गणित की देखिए मूलभूत संरचना के बारे में बात करें तो 3 होती हैं। पहली कौन सी, बीज गणितीय संरचना यानी कि एल्जेब्रिक। बीज गणितीय संरचना मतलब बेसिक अलजेब्रा, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ईटीसी। क्रमिक संरचना, क्रमिक मतलब छोटा बड़ा अनुवर्ती पूर्ववर्ती। तल रूप संरचना मतलब, तल रूप मतलब होता है जैसे सवाल, ठीक है, जैसे समीपता, सन्निकटता, ये सब। जैसे बात को समझिए, देखिए सिंपल अगर जोड़ घटाना आप करते हो तो वो क्या हो गया, बीजगणित। ओके, जैसे 40 से, ध्यान से, 40 के पहले क्या आएगा, 40 के बाद क्या आएगा, 40 में 1 जोड़े तो वह क्या आएगा, 40 से छोटा, ये 35 40 से छोटा है कि नहीं है। तो ऐसे सवालों को क्या कहते हैं, या ऐसी चीजों को हम कहते हैं क्रमिक संरचना, यानी कि गणित जो है वो क्रमानुसार चलती है। फिर लास्ट है तल रूपी। तल रूपी मतलब होता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा। ठीक है, निकटतम मान, जैसे हमने आपसे कह दिया सवाल में, तो देखिए जैसे सवाल आ गया, देखिए समझिएगा इस बात को, निकटतम वाला क्या कहना चाह रहा है।
जैसे मान लीजिए सवाल आ गया 10 के निकटतम मान बताइए, जैसे दे दिया 9.8, 8, 9, 8.9, तो इसके निकटतम से मान कौन है, तो आप कहेंगे 9.8। ठीक है, तो जब निकटतम मान की बात करेगा तो सबसे समीपता या सन्निकटवा मान पूछने की बात कर रहा है। ठीक है, तो गणित 3 चीजों पे चलता है। पहला, आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये तो आना ही चाहिए। दूसरा ये है कि आपको संख्याओं में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये भी आना चाहिए। तीसरा ये है कि कोई अगर वैल्यू दे दिया तो उसके निकटतम सबसे मान कौन हो सकता है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको आनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है जो साइकोलॉजी का सेक्शन है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। अब देखिए मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, इसको हम समझते हैं। बात को समझिएगा। देखिए मुक्त अंत वाले मतलब होता है ना जिसका कोई अंत ना हो। जैसे देखिए आपसे अगर सवाल में पूछ ले, हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल कि दो संख्याओं का योग 15 है, संख्याएं बताइए। तो आप देखिए इसके कितने उत्तर हो जाएंगे, 14 + 1, 13 + 2, 12 + 4, 11 + 4, सॉरी 12 + 3। तो यानी कि ऐसे करके हमें बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे, एक नहीं 10, 12, 15, 20 उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि ऐसा प्रश्न जिसका बहुत सारा अंतर हो, जिसका बहुत सारा उत्तर हो, सॉरी जिसका बहुत सारा उत्तर हो। जैसे हम आपसे जैसे हम बच्चे से पूछ लें, बेटा गोल गोल क्या होता है, तो वो धड़ाधड़ बताने लगेगा, 10 8 10 आंसर बता देगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम कौन से कलर की शर्ट पहन के आए हो, तो बता देगा कि सर लाल है, पीला, एक ही शर्ट एक ही रंग बताएगा। तो ऐसे प्रश्न जिनके बहुत सारे उत्तर संभव हो उनको गणित की भाषा में क्या कहते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसका केवल एक ही आंसर संभव हो उसको क्या कहते हैं, बंद अंत वाले शब्द प्रश्न। जैसे हम आपसे पूछ लें कि आपके हाई स्कूल मार्क्स कितने आए थे, जितने आए थे उतना ही बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आया था 200 तो बताएंगे 800। ठीक है, वो बताएगा तो हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सदा सत्य वाली बात तो एक ही है। हम आपसे पूछ लें कि आज कौन सा दिन है, तो जो दिन है आप वही बताएंगे और कोई आंसर आप बता नहीं सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखे रहेगा। जिसके अगर एक ही आंसर पॉसिबल हो तो वो मुक्त अंत वाला, जिसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो वो बंद अंत वाले। ठीक, चलिए अब जीन पियाजे की बात आ गई, ये जीव नहीं छोड़ेंगे। जीन पियाजे के हिसाब से मैथ्स क्या होता है वो समझते हैं। देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चा सबसे पहले संख्या सीखता है, फिर लंबाई के बारे में जानता है, फिर वजन के बारे में, और अंत में आयतन सीखता है। ठीक है, यानी कि बच्चे की बात करें तो बच्चा जो सबसे पहले क्या सीखता है, पहले संख्याओं को समझता है, संख्या के बाद में उसको लंबाई के बारे में बताइए या लंबाई ज्ञान कराइए, फिर वजन और अंत में आयतन सीखता है। ठीक है, इतनी सारी चीजों को उन्होंने बताया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि संख्याएं तर्क संगत ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन से करता है। संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। ठीक है, संश्लेषण मतलब होता है मिलाना और विश्लेषण मतलब होता है अलग करना। तो बच्चा जो है संख्याओं को अपने हिसाब से सीखता है और सीखने के पश्चात जो उसको संबंध बनाने आता है या जो संबंध बनाता है उसको बताता है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था जीन पियाजे ने। क्लियर? अब देखते हैं जोल्टन डिन्स। देखिए जोल्टन डिन्स ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि मैथ्स जो है, मैथ्स के बारे में उन्होंने कहा कि मैथ को खेल कहानी के माध्यम से बताइए और जोड़ तोड़ के सीखने पर जोर दीजिए। ये मानते हैं कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल सीख सकते हैं या अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक उम्र होगी तभी बच्चा गणित सीखेगा। बच्चा छोटे रहकर भी बहुत भारी भारी गणित की चीजों को समझ सकता है, सीख सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि आप उसको खेल के माध्यम से सिखाइए और जोड़ तोड़ के सिखाइए। इसके लिए इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पहला, गतिक नियम। इन्होंने कहा बच्चे को गणित जब भी सिखाइए, गतिक मतलब एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए, बच्चा अच्छे से सीखेगा। बोधात्मक परिवर्तनशीलता यानी कि सीख बोध, जब बच्चा चीजों को समझ जाएगा, सीख लेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि हाँ यही चीजें करेक्ट हैं, बाकी सब गलत है। ठीक है, गणितीय परिवर्तनशीलता, खुद से बदलाव, बच्चे को अवसर दीजिए कि जो चीजें हैं, जो जैसे ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि यही नियम कानून है तुम ऐसे सीखो, नहीं नहीं, परेशान मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बच्चा सीखेगा, गलत सही करेगा तो आप उसको सही करिए।
जब वो गलत करेगा तो खुद ही उन चीज़ों को अवॉइड करने लगेगा और धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को अपना वो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे पक्ष हैं उसको वो समझने लगेगा, ठीक है? और लास्ट में रचनात्मक नियम, और जब वो सीख जाएगा उसके बाद वो खुद अपने नए-नए नियम बनाएगा, ठीक है? तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है एक्टिविटी के माध्यम से, ओके। जिन-जिन चीज़ों को सीखता जाएगा उसका उसको बोध होता जाएगा। उसके बाद में तब वो अपने आप को परिवर्तन करेगा, जो गलतियाँ हैं उसको हटाता चला जाएगा और लास्ट में अपने खुद से नियम बनाएगा। तो 4 सिद्धांत इनके कौन-कौन से हो गए? पहला गतिक नियम, दूसरा बोधात्मक परिवर्तनशीलता, तीसरा गणित परिवर्तनशीलता, चौथा रचनात्मक नियम। ये 4 के चारों सिद्धांत किसके हैं? आपके जॉल्टन डीन्स के, ठीक? अब आते हैं जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया कहाँ के थे? हंगरी थे। इन्होंने कहा कि देखिए गणितीय जो समस्या होती है इसको, देखिए ये प्रश्न आपको साइकोलॉजी में खूब पूछता है, ठीक है? दबा के एकदम पूछता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, जॉर्ज पोलिया ने कहा देखिए गणित की जो भी समस्या है, चाहे सवाल लगवाना हो, कुछ हो, उसको सॉल्व करने की देखिए 4 तरीके इन्होंने बताए और सबसे इन्होंने क्रम में बताया कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये। जैसे कैसे? समझिएगा। पहला ये कि समस्या को समझिए कि समस्या है क्या? क्या समस्या है? दूसरा योजना बनाइए कि इस समस्या से हम कैसे निपटेंगे। उसके बाद में योजना को लागू कर दीजिए और योजना लागू के बाद करने के बाद एक बार जाँच लीजिए कि योजना सही जा रही है कि नहीं, और इस प्रकार हम समस्या को सॉल्व कर लेंगे। तो जॉर्ज पोलिया ने 4 नियम बताए। पहला, समस्या को समझिए, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसी है। समस्या के हिसाब से योजना बनाइए। योजना बनाने के बाद में योजना का संचालन कर दीजिए और फिर बाद में एक बार चेक कर लीजिए कि योजना हमारी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है? इस प्रकार हम गणित की समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित का क्या उद्देश्य? देखिए सिंपल है, हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं वही आएगा। देखिए लिख रहा है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याओं से संबंधित कौशलों को विकसित करना और हायर समस्या का कौशल विकसित करना, यानी कि जैसे बच्चे को गणित की संख्याओं के बारे में ज्ञान हो जाए, साथ ही साथ बच्चे के जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। प्राथमिक विद्यालय में चौपड़ अनुमान लगाना सममिति पाठ्यक्रम का भाग है, ये तो हम पढ़ चुके। गणित प्राइमरी स्कूल में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब वो जो बता दिए अभी आपको क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत है, ठीक है? एकीकृत है। गणित सभी सीख सकते हैं, मेल फीमेल चाहे जो हो, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं सीख सकती, लड़के नहीं सीख सकते या जो भी है, तो गणित सबके लिए समान रूप से है। ये एनसीएफ 2005 ने कहा था। गणित उद्देश्य जो है बच्चों का गणितीयकरण करना है, मतलब गणित का जो उद्देश्य है बच्चों का गणितीयकरण, मतलब बच्चा गणित अच्छे से सीखे। एनसीएफ के अनुसार टेक्नोलॉजी गणित अन्वेषण में मदद करती है तथा बच्चों को व्यस्त रखती है। कैलकुलेटर देने चाहिए बच्चों को, बड़े होने पे नहीं, ठीक है? जब छोटे बच्चे हों तो उनको कैलकुलेटर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जब बड़े हो जाए तब भी आप कैलकुलेटर दो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मापन, ठीक है? जो मापन का जो साइकोलॉजी सेक्शन है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहले समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए मापन की बात करें तो मापन का मतलब क्या है? लंबाई। देखिए लंबाई हम कैसे कर सकते हैं? लंबाई हम कहें देखो तुम इतने लंबे हो, तुम इतने, यानी कि नाप करके, लंबाई को हम देख करके, नाप करके या प्रमाणिक तथ्यों द्वारा जो स्केल वगैरह है उसे नाप करके हम बता सकते हैं। तो मापन मतलब लंबाई। अब देखिए लंबाई कैसे होता है? पहले आप तुलना कर सकते हो, तुलना करके बता सकते हो। अप्रमाणिक मापों का प्रयोग कर सकते हो। अप्रमाणिक मतलब बच्चे को नाप लो, से अपने अपनी लंबाई से उससे लंबाई से नाप लो कि देखो तुम मुझसे छोटे हो। अब कितने छोटे हो, कितने बड़े हो ये नहीं, तो आपने जान तो लिया कि छोटा है, लेकिन कितना छोटा कितना नहीं ये पता नहीं। तो ये हुआ अप्रमाणिक मापों का उपयोग करके लंबाई को नापना। फिर है प्रमाणिक मापों का, जो स्केल वगैरह है उससे, और फिर उसके बाद में प्रमाणिक इकाई विकसित करना। जैसे आपने अगर सेंटीमीटर लंबाई नापी है तो आप बताएंगे 1 सेंटीमीटर, इंच में नापी है तो आप बताएंगे 5 फुट 4 इंच, जो भी है, ठीक है? तो प्रमाणिक इकाई विकसित करना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 तथ्य आ गए। चारों तथ्यों को जरा ध्यान समझिएगा। एक एक ही प्रश्न से आपके सारे उत्तर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखिए हमने सवाल लिखा, क्या लिखा ध्यान समझिएगा। हमने कहा ए के पास, देखिए ध्यान समझिएगा, हमने कहा ए के पास ज्यादा आम है, बी के पास कम है, ठीक है? ध्यान समझिएगा, ए के पास ज्यादा आम है, बी के पास कम। अब ध्यान समझिए, जब भी सवाल में आपसे ऐसे पूछे कि
एक के पास ज्यादा है दूसरे से, तो जब ज्यादा की बात करेगा तो उसका मतलब होता है तुलनात्मक जमा। देखिए, जब एक के पास दूसरे से ज्यादा हो। जब आपसे कह दे कि बी के पास ए से कम है तो तुलनात्मक घटा, जब एक के पास दूसरे से कम हो। अच्छा, ए के पास बी से कितना ज्यादा है, मान लीजिए ए के पास बी से 20 ज्यादा है, तो जब संख्या दे दे, बता दे आपको कि कितना ज्यादा है, तो व्यवकलित जमा। और बी के पास ए से कितना कम है, 20 कम है, तो व्यवकलित घटा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि मान लीजिए मेरे पिताजी की उम्र हमसे ज्यादा है ना, तो ये हो गया तुलनात्मक जमा। हमने कह दिया मेरी उम्र मेरे पिताजी से कम है, तो ये क्या हो गया, तुलनात्मक घटा। इसमें केवल ज्यादा और कम की बात कही गई, कितना ज्यादा कितना कम ये नहीं कहा गया। लेकिन अगर हम कह दें मेरे पिताजी की उम्र हमसे 30 साल ज्यादा है, तो ये हो जाएगा व्यवकलित जमा। जब हम कह दें मेरे पिताजी की या मेरी उम्र पिताजी से 30 साल कम है, तो क्या हो जाएगा, व्यवकलित घटा। ठीक है, तो चीज को समझे रहिएगा, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न सिखाने के नियम है। ये तो बॉडमास के सही सीखते हैं। अब देखिए भिन्न, भिन्न की बात करें तो मूर्त वस्तुओं का कटआउट लेके आप भिन्न सिखा सकते हो। जैसे अब जैसे मान लीजिए आपको भिन्न सिखाना है, ठीक है, भिन्न सिखाना है। जैसे मान लीजिए ये आपने कटआउट कर दिया, बेटा देखो ये 1/2 है, 1/2 है। या आपने इसको 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा आपने निकाल लिया, तो बताओगे देखो एक टुकड़ा हमने निकाला है कितने में से, 4 में से, तो 1/4। ठीक है, तो कटआउट लेके भी आप चीजों को सिखा सकते हो। अब देखिए गुणा है, गुणा भी आप सिखा। अब लास्ट आपका है सांप और सीढ़ी का खेल। देखिए सांप सीढ़ी का खेल से बच्चे क्या सीखते हैं, एक तो बच्चा संख्या सीखेगा कि 1 2 3 4 5, और बच्चा आगे पीछे भी सीखेगा, क्योंकि जब कीड़ा काटता है ना, जैसे मान लीजिए सांप 15 पे काटा, आगे 8 पे, तो कहेगा अरे यार हम पीछे आ गए, यानी कि 15 आगे है और 8 पीछे है। तो इन चीजों को ही बच्चा सीखेगा सांप और सीढ़ी के खेल से। अब देखिए लास्ट आपका है गणित की भाषा। ये हमने शुरू में चर्चा की थी, यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। गणित में देखिए अंक आता है। अंक एक नाम है या सिंबल है जो नंबर को बताता है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें या हिंदू में कहें तो 1 2 3 4 5 से लिखा रहता है, इसमें स्थानीय मान होता है। रोमन की बात करें तो ऐसे लिखा रहता है 1 2 3, और रोमन में स्थानीय मान नहीं होता। गणित की भाषा सरल एवं बोधपूर्ण होती है। भाषा मानसिक स्तर की एवं बोधपूर्ण एवं जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ज्योमेट्री के बारे में आ गया, जिसको हमने जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोगों ने सीटेट मैथ का जो सेक्शन है उसके साइकोलॉजी को हमने देखा, कवर किया। देखिए साइकोलॉजी, इसके अतिरिक्त आप पूरी किताब पूरी किसी कोचिंग से पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस घुमा फिरा के आप के दिमाग पे लोड डाला जाएगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। फिर से आपसे कह रहे हैं, साइकोलॉजी में आप चीज़ों को समझ के जाइए, जो टर्म्स आए जो फैक्ट्स हैं वो हमने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे साइकोलॉजी मैथमेटिक्स की वीडियो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।